यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आर्य अपनी मूल मातृभूमि को छोड़कर अलग अलग भूमि पर कब रहना शुरू किए, और न ही यह कहा जा सकता है कि वे भारत में पहली बार कब दिखाई दिए। बस वेद के अनुसार इतना कहा जा सकता है कि वैदिक युग की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने भारत में गंगा के मैदानों से की थी। वेद हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जिसमें संसार का समस्त ज्ञान छिपा है। वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सृष्टि में ज्ञान को प्रसारित करने के लिए की थी। वेद का ज्ञान मनुष्य तक वैदिक सभ्यता में पहुंचा क्योंकि वेद की रचना वैदिक सभ्यता में हुई। उससे पहले वेद केवल श्रुति ज्ञान था, इसीलिए वेद को श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि उस समय किसी भी लिपि का निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी लोक में यह ईश्वरी ज्ञान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया था। धीरे धीरे यह श्रुति ज्ञान ऋषियों द्वारा शिष्यों को देना प्रारंभ किया गया। लेकिन वेद को सिर्फ सुनकर याद नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए मानव कल्याण के लिए वेद को संकलित कर लिखित रूप में मानव के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। तब सभी ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास से आग्रह किया कि वेदों की रचना की जाए। ऋषियों के अनुरोध पर महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में विभाजित कर समस्त मानव के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि कम बुद्धि एवं कम स्मरणीय रखने वाले भी वेद का अध्ययन कर सके। वेद मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं कर पाते अगर हमारे देश में ऋषि मुनि नहीं होते। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। वेद हमें बताता है कि वैदिक युग की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के 250 वर्ष बाद भारत गंगा के मैदानों से आर्यों ने की थी। वेद देवों की भाषा संस्कृत में लिखा हुआ है और आर्य भी संस्कृत बोलते थे। वैदिक सभ्यता अपने आरंभिक दिनों में धीरे धीरे 2 कालखंडों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यानी कि पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है में बटी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक युग में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ जिन्होंने वैदिक सभ्यता को विकसित किया। आर्यों को संस्कृत का ज्ञान था, इसीलिए आर्य खुद को श्रेष्ठ व अन्य भारतीयों को असभ्य मानते थे। वे अन्य भारतीयों को भी आर्य जाति में मिलाने व संस्कृत का ज्ञान देना चाहते थे। इसीलिए आर्यों ने भारत का आर्यकरण करने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए 2 ऋषियों को जिम्मा सौंपा था। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि को और उत्तर भारत में राजा विदेह के पंडित गौतम राहु गढ़ को। लेकिन गौतम राहु गढ़ उत्तर भारत का आर्यकरण करने के लिए जब गंडक नदी पार कर रहे थे तो उनके मुख में जली ज्वाला बुझ गई थी जिसे उन्होंने तपस्या कर हासिल की थी। इसीलिए गौतम राहुगढ़ ने इस स्थान को श्रापित भूमि कहा और वहीं से वापस लौट गए। वैदिक युग में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ जिन्होंने वैदिक सभ्यता को विकसित किया। ऐसा माना जाता है कि आर्य पढ़े लिखे सभ्य इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले घुमंतु जाति के लोग थे जो भारत में हजारों वर्षों पूर्व में पशुओं के साथ उत्तर पश्चिमी पहाड़ों से आते हुए दिखाई दिए होंगे। वे किस क्षेत्र से आ रहे थे इस बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य स्टेपी के मैदानों से यूरोप से उठकर भारत आए। उन्हें देखकर उस वक्त वहां बसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में आने से रोका होगा, लेकिन तब उनकी संख्या कम होगी। बाद में जब उनकी संख्या बढ़ी तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग उन्हें रोक नहीं पाए होंगे। तभी तो संक्रमण काल के दौरान हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल दोनों के लोग देखने को मिलते हैं जो धीरे धीरे पंजाब के उत्तर पश्चिमी जहां सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास 7 नदियां हैं जिसे सप्त सिंधु भी कहते हैं में आकर बस गए। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आर्यों ने वहीं अपना जीवन व्यतीत किया। इस काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया। इस काल में महर्षि वेदव्यास ने वेद के प्रथम भाग ऋग्वेद की रचना की थी, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वेद मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं कर पाते अगर हमारे देश में ऋषि मुनि या यूं कहे कि आर्यनन नहीं होते। आर्यनन उन्हें कहते हैं जो वन में रहकर तपस्या करते थे और वन में रहकर पुस्तकों की रचना करते थे। वेद से पता चलता है कि आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के ग्रामीण सभ्यता के लोग थे जो चारवाहे और पशुपालन का काम करते थे। उन्हें कृषि की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिनके यहाँ गाय हुआ करती थी उसे धनवान माना जाता था। वहाँ के लोग दूध से बनी चीजें जैसे दही, घी, मक्खन का प्रयोग खुद के भोजन के अलावा छोटे मोटे व्यापार के लिए कर लेते थे। उस समय व्यापार ज्यादा उन्नत व्यवस्था में नहीं था, इसीलिए लोगों से कोई कर भी वसूला नहीं जाता था। अगर किसी को कर देना भी होता था तो वो अपनी इच्छा से दे सकता था, जिसे उस वक्त बलि कहा जाता था। उस समय के लोग ज्यादा आर्थिक संपन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी यह ग्रामीण सभ्यता अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करती थी। समाज प्रतिसत्तात्मक था, लेकिन महिलाएं घर का सारा काम करने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करती थी और पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ हवन में भी भाग लेती थी।
इस काल में 3 विदुषी महिलाएं जिनमें अपाला, घोषाल, लोपामुद्रा हुई, जिनका जिक्र हम ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आगे आने वाली सीरीज में करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस युग में स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की भी इजाजत थी। दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कोई कुप्रथा नहीं थी। समाज राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित था और जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। जन का मतलब होता है लोग। कबीले के लोग ज्यादा आर्थिक संपन्न नहीं थे, इसलिए उनमें कोई भेदभाव भी नहीं था। लेकिन फिर भी कबीले के लोगों में आपसी लड़ाई ना हो, समाज सुव्यवस्थित ढंग से चल सके, इसके लिए उस समय भी प्रशासन था। उस समय जन की देखरेख करने के लिए राजा नहीं, राजन होता था। यानी कि राजा वाली प्रथा अभी पूर्व वैदिक काल में नहीं आई थी। कबीले में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे राजन बनाया जाता था, जिसका अधिकार बहुत सीमित होता था क्योंकि कबीले की संख्या ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी राजन की सहायता के लिए कई समूह बने होते थे, जैसे समिति, सभा, विदत और गण। समिति आम लोगों की संस्था थी जिसमें कबीले के सभी लोग, पुरुष सहित महिलाएं भी शामिल होती थी और सभी मिलकर राजन को सलाह भी देते थे। लेकिन सभा और गण में उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग ही शामिल होते थे। विदित का काम लड़ाई झगड़ा, लूट, कर जैसी मुद्दों में न्याय दिलाना होता था। इसके अलावा राजन की सहायता के लिए पुरोहित भी होते थे जो राजन को धर्म संबंधी सलाह देते थे। सेनानी सैन्य व्यवस्था की सलाह देते थे। हालांकि इस समय तक राजन इतने शक्तिशाली नहीं थे कि नियमित सेना रख सके, इसीलिए युद्ध की स्थिति जब भी उत्पन्न होती थी तब कबीले के लोग ही सैनिक बन जाते थे। सेना में मुख्य रूप से पैदल और घोड़े का प्रयोग किया जाता था। और अगर दास प्रथा की बात की जाए तो उस समय दास प्रथा तो थी, लेकिन दास प्रथा इतनी कठोर नहीं थी कि कहा जाए कि शोषण होता था, क्योंकि उस समय समाज में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि जिसको जिस तरह का काम आता था वह उस तरह का काम करता था। पूर्व वैदिक आर्य पूजा पाठ में विश्वास रखते थे और प्रकृति व देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल के लोग शांति प्रिय तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। और 1000 ईसा पूर्व तक आर्य गंगा के मैदानों से आगे बढ़कर उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जो उत्तर की तरफ बढ़ चुके थे उन्हें उत्तर वैदिक आर्य कहा जाने लगा और यहीं से उत्तर वैदिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास जमीन से एक ऐसा धातु मिला जिसकी खोज से विकास की एक ऐसी आंधी चली कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जहां एक और ग्रामीण सभ्यता एक बार फिर नगरीय सभ्यता में विकसित हुई, तो वहीं हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। आखिर वह कौन सा धातु था जिसके मिलने से अपने अपनों में ही मतभेद होने लगा, जातियों के आधार पर समाज का बंटवारा होने लगा, स्त्रियों को सभी दुख का कारण माना जाने लगा? जानने के लिए सुनते रहिए ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री।